हेलो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं अपना ये हीट एंड थर्मो का एक तरीके से सेकंड पार्ट वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं केटीजी और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये वाला पार्ट पिछले पार्ट से थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, चलो। केटीजी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के हेल्प से, लाइक उसका स्पीड हो गया, तो उसके स्पीड के हेल्प से हम लोग प्रेशर को डेवलप करेंगे या उसके बोल लो टेम्परेचर को डेवलप करेंगे। इस तरह के रिलेशन को हम लोग किस में स्टडी कर रहे हैं? केटीजी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी प्रेशर और एनीथिंग एल्स, इस तरह का रिलेशन है। तो इस पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सवेल्स लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो मैक्सवेल ने एक, मान लेते हैं कहीं पर किसी कंटेनर में अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से कौन कौन सी स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्टडी इसने किया था। तो इसको समझ में आया कि एक कंटेनर के अंदर में जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव विद द सेम स्पीड, दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स, वो सेम स्पीड से मूव नहीं करता है। तो कुछ मॉलिक्यूल जो है, ये ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ हम लोगों को दिख रहा है, तो हमें समझ में आता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का देखो स्पीड कम है ना, स्पीड कम है, और कुछ मॉलिक्यूल्स का स्पीड उससे ज़्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स का तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एक स्पीड नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्पीड होते हैं। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल्स सारे के सारे सेम स्पीड से मूव नहीं करते। तो एक ऐसा स्पीड जिस पर मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल्स मूव करता है, इस वाले स्पीड को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये जो टॉप वाला बन रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसको निकालने के लिए इनका जो एक इक्वेशन है उसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। दैट इक्वेशन इज़ नॉट टू गुड। यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में एक रिलेशन बना हुआ है, जिसको हम लोग कुछ लिखते हैं -dN/dt इक्वल्स टू, एक लंबा सा करके एक रिलेशन आएगा जिसमें v² इंटू e⁻−mv²/kBt करके आएगा। नहीं चाहिए हमें ये रिलेशन। जो हमें अगर मान लो हम लोग जेई के स्टूडेंट होते तो हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते कि ये जो v² वाला है, v² की वजह से ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का स्टार्टिंग पोर्शन, ये जो है ये पैराबोलिक है, और e⁻⁴ जो है उसकी वजह से ये जो सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एनीवे चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो इट विल बी डेफिनेटली 0। एवरेज स्पीड, तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो जैसे गैस मॉलिक्यूल्स का अगर स्पीड आपको मालूम हो तो सभी के गैस इसका स्पीड्स को ऐड करो, डिवाइड बाय n, यानी जैसे मान लो 3 ही मॉलिक्यूल है तो v1 + v2 + v3/3, 4 है तो डिवाइड बाय 4, ऐसे करके। और अगर मैक्सवेल थ्योरी को अगर हम लोग यूज करके हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू जो आता है दैट विल बी √8RT/πm0। आप लोग इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का वैल्यू ऐसे ही √2RT/m0। एंड आरएमएस स्पीड का आता है 3RT/m0। साथ में आप लोग एक और भी चीज़ यहाँ पे देख लो, आरएमएस स्पीड निकालते कैसे हैं? तो आरएमएस स्पीड कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए रूट करते हैं और जितने भी स्पीड होते हैं उस सबको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, v1² + v2² + v3² डॉट 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 डिवाइड बाय n, उसका मीन लेते हैं। ऐसे करके आपको आरएमएस स्पीड निकाला जाता है। आप ये जो मैंने आपको बताया ये कोई बहुत बड़ा थ्योरी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इससे अभी भी क्वेश्चन आते हुए देखा है। तो आप ऐसे करके समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो कि अपने पास में 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इतना स्पेस काफ़ी होगा। एक का स्पीड है u, एक का स्पीड है सपोज कर लेते हैं 5u, और एक का स्पीड है सपोज कर लो 7u। 3 ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब बताओ कि तीनों का एवरेज स्पीड कितना आएगा? तो तीनों का एवरेज स्पीड हो गया u + 5u, यानी 1 + 5 6 + 7 13, तो 13u/3, ये हो गया एवरेज। 13u/3 कितना हो गया? तो 3 4 12, 4.3u के बराबर। ठीक है, और चलो अब इसका आरएमएस स्पीड निकालो। आरएमएस स्पीड, तो आरएमएस स्पीड कैसे निकालना है? रूट करना है। तो u² यहाँ पर हो गया u² प्लस 5u का स्क्वायर यानी हो गया 25u² प्लस 7u का स्क्वायर यानी हो गया 49u²। ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, तो 49 और 150 प्लस 25 75u² बाई 3, 75/3 यानी 25 का रूट हो गया 5u।
अब देखो RMS स्पीड का वैल्यू आ गया 5u और एवरेज स्पीड का वैल्यू आ गया 4.3u। तो ऐसे करके वो बोल देगा कि एवरेज, ये कोई भी वैल्यूज दे देगा, बोलेगा इन तीनों का एवरेज स्पीड ज़्यादा है, यानी तो RMS स्पीड एवरेज से ज़्यादा है, यानी तो RMS और एवरेज का डिफरेंस इतना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, चलिए अभी अब ये तीनों का जो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इक्वेशन था वो भी हमें सबको ध्यान में आ गया। अगर हम लोगों ने ग्राफ में देखा तो पहले आता है मोस्ट प्रोबेबल, फिर आता है एवरेज, फिर आता है RMS। तो RMS वैल्यू इज हाईएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम लोग पर मॉलिक्यूल वाइज पे बात करें तो पर मॉलिक्यूल में जैसे वहां पर लिखते थे, कोई भी एक स्पीड को ले लो, √3RT/m0, तो 3RT/m0 को हम लोग लिख सकते हैं 3kT/m। जैसे 3RT/m0 था वैसे अब बन जाएगा 3kT/m। ठीक है, R की जगह KB और m0 की जगह m। तो m जो स्मॉल m है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो ऐसे कोई भी और इसको और भी फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हो। √2RT/m0 है, इसको 2kT/m अगर पर मॉलिक्यूल पे लिखें तो। ठीक है, चलो ना मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो इट इज द एवरेज पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो अगर मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पर कितना ये मान लेते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, पहला कॉलिजन, दूसरा कॉलिजन, तीसरा कॉलिजन, चौथा कॉलिजन, और फिर यहाँ पर आ गया तो पांचवा कॉलिजन। तो 5 कॉलिजन है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 5 है, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। ठीक है, ऐसे करके इसका अगर हम लोग मैक्सवेल थ्योरी को यूज करके निकालते हैं तो वैल्यू आता है 1/√2 πd² इंटू n। इंपॉर्टेंट है। D फॉर डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। n जो होता है वो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप PV = NKT के हेल्प लोगे तो n/v वो स्मॉल n को इंडिकेट करता है। सो फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगा λ = 1/√2 πd² n। D डायमीटर हो गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को स्मॉल n को P/KT करेंगे तो KT ऊपर लिखा जाएगा, KB × T बाय ऐसा करके। चलिए सॉरी नाउ एजम्पशंस क्या है? तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स आर ह्यूज एंड दे आर स्मॉल इन साइज। सो इंटरेक्शन जो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो नेग्लेक्टेड रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्टेड रहेगा। ऑल द कॉलिजन्स जो हो गए मेड बाय द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। जो आपस में कॉलिजन्स होंगे मॉलिक्यूल्स का उससे कोई प्रेशर नहीं बनेगा। जो कॉलिजन्स वॉल के साथ होगा सिर्फ उसी से प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स जो इन बिटवीन होते हैं उनसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझा रहा है? उससे ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नाउ अब जो है ये एक है कि प्रेशर ऑफ अ गैस। तो प्रेशर ऑफ अ गैस वही काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशन से हमें जो ध्यान में रखना है वो ये रिलेशन को P = क्या है देखो 1/3 mn/v × v/RMS²। m जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, v जो है वो वॉल्यूम है इंटू v/RMS²। ये इक्वेशन जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशन, ये PV = 2E/3 उसी से निकाला है हमने, जिसमें E जो है वो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। E क्या है? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ से जो है एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हो, E/v 3p/2, यानी ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर जो है ये हमें बता रहा होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल = 3/2 kT। ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है वो 3/2 kT के बराबर होता है। ठीक है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, नथिंग एल्स। तो ये कैसे निकाला हमने? तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पहले ½ mv/RMS², एक मॉलिक्यूल लिया है इसलिए एक का मास, फिर v/RMS का यहाँ फॉर्मूला रख दिया, ये m और ये m कैंसिल हो गया, सिंगल स्मॉल m है ये, तो जो बच गया वही है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे समझो, per molecule is independent from pressure, volume or type of ideal gas. It only depends upon temperature. So ideal gas equation PV = nRT. Yes, correct है, PV = nRT। इसी का अदर वेरिएशन पे PV = nKT।
ठीक है, या पी बाई रो इक्वल्स टू आर टी बाई एम नॉट। ना मैं यहाँ पर आप लोगों का एक पर्टिकुलर ग्राफ पर थोड़ा ध्यान चाहता हूँ। देखो ध्यान से, अगर हम लोगों ने कभी भी यहाँ पर लिख दिया पी वी बाई टी वर्सेस पी, अगर ये हमने आपसे एक ग्राफ पूछ लिया मान लो एग्जाम में, तो पी वी बाई टी वर्सेस पी कैसा ग्राफ बनाओगे? तो अगर ये एक आइडियल गैस है ना, तो पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी, तो पी वी बाई टी इक्वल्स टू हो गया एन आर, और एन आर तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी वी बाई टी इज अ कांस्टेंट, तो अगर ये आइडियल गैस है तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। होप से सबको समझ में आ गया, ठीक है। बट अगर यही गैस आइडियल नहीं है तो इसी का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इट इज फॉर रियल गैस, इट इज फॉर रियल गैस, समझ में बात आ रहा है? तो इट इज फॉर रियल गैस। तो रियल गैस का ग्राफ अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया तो पी वी बाई टी वैल्यू विल नॉट बी कॉन्स्टेंट। अगर मान लेते हैं कि ये वाला ग्राफ हमने एक टेम्परेचर T1 पे ड्रॉ किया और एक और ग्राफ हमने मान लो कि ड्रॉ कर दिया, ये मान लेते हैं ऐसे करके, ऐसा, ये टेम्परेचर T2 पे, तो ये भी रियल गैस है और ऊपर वाला भी रियल गैस है, ठीक है, और उसके ऊपर ब्लू वाला आइडियल गैस है। तो ये जो ऊपर वाला है 1, ये वाले को मैं बोल रहा हूँ 1 और ये बोल रहा हूँ 2, तो दोनों रियल गैसेस हैं, लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा क्लोज है आइडियल गैस इक्वेशन से? तो 1 वाला जो है, 1 वाला कर्व जो है ये इस कर्व से ज़्यादा पास है, इससे ज़्यादा पास है। मतलब गैस 1, रियल गैस 1 बिहेव्स मोर लाइक आइडियल गैस विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2। तो एक रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर कब रखता है? जब टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इस पर जो है एक रियल गैस बिहेवियर शो करता है आइडियल गैस जैसा। तो अब बताओ कि अगर 1 और 2 के बीच में मुझे टेम्परेचर को कंपेयर करने के लिए बोले तो 1 वाला ज़्यादा आइडियल गैस जैसा है ना, तो मतलब हम लोग बोलेंगे T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर ये रियल गैस 1 T1 टेम्परेचर पर है और रियल गैस 2 T2 टेम्परेचर पर है, तो T1 इज मोर देन T2। समझ में बात है? ओके, चलिए आगे चलते हैं ना। चार्ल्स लॉ है, एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, स्लोप को बस देख लेना है, दैट्स ऑल। आप लोगों को सिखा रखा है कि पहले ग्राफ में इस एक्सिस को देखो, बाद में पहले इस एक्सिस को देखो, फिर इक्वेशन लिखो, है ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से इक्वेशन बना लो और फिर उसके स्लोप को डिसाइड करो, ठीक है। ये जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, है ना। इसमें जो पी वी ग्राफ होगा, ये वाला जो ग्राफ है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका जो स्लोप होता है वो माइनस पी बाई वी के बराबर होता है। इसका जो स्लोप होता है किसने के बराबर होता है? माइनस पी बाई वी। किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो होगा वो माइनस पी बाई वी के बराबर होगा। और इसका जो बल्क मॉड्यूलस होगा वो पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? P के बराबर होगा। ध्यान से सुनो, इसका बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? P के बराबर, और स्लोप माइनस पी बाई वी के बराबर। अगर यही एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो एडियाबेटिक प्रोसेस वाला भी पीवी ग्राफ जो है, एडियाबेटिक प्रोसेस वाला, आप लोग इसको एडियाबेटिक समझ करके समझो, पीवी वो भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है ना। उसका जो स्लोप होता है माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है। ये एडियाबेटिक ग्राफ का स्लोप है, माइनस गामा पी बाई वी। और उसका जो बल्क मॉडुलस होता है, दैट बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू गामा इंटू पी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? गामा इंटू पी। और स्लोप जो होता है वो होता है, तुम लोग बताओ स्लोप क्या होता है? माइनस गामा पी बाई वी। चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द लॉ विच इज फॉलोड बाय द गैसेस, ये आप लोग कर लेंगे। ये सारे इक्वेशंस हैं, ये सारे ग्राफ को आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है। सॉल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है, बच्चे ने कर रखा है। चलिए अब मिक्सचर ऑफ गैसेस पर बात करते हैं। तो जब भी हम लोग गैसेस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हमसे मेनली 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है प्रेशर और एक होता है टेम्परेचर। अगर आपको प्रेशर पूछ लिया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करो, और टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करो।
तो ये जैसे आपको ये यहाँ पर हमने लिखा ना N1 प्लस N2 इनिशियल N1 प्लस N2 फाइनल, तो N1 के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो P1 V1 बाई R T1 प्लस N2 P2 V2 बाई R T2 इक्वल टू N1 प्लस N2, तो यही है P, ठीक है, इंटू V टोटल बाय R इंटू T, जो भी T आपको वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप P निकाल लोगे मिक्सचर का। जैसे अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में से क्या निकालने का काम पड़ेगा, टेम्परेचर। तो देखो U इनिशियल, तो U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV इंटू टी। तो U1 प्लस U2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, N1 CV1 T1 प्लस U2 N2 CV2 T2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू CV इक्विवेलेंट इंटू T। CV इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सबको पता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2, वो रखना है, CV इक्विवेलेंट अलग से निकाल देना है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके टेम्परेचर निकाल देना है, ठीक है। तो मिक्सचर में से दो ही क्वेश्चन बनता है, एक प्रेशर निकालने का और एक टेम्परेचर। तो चाहे जो भी पूछे उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन यूज करो, ठीक है ना। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आता भी है तो वो ये से यूनिट एंड डायमेंशन पूछता है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ट्राई कर लो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर पी के साथ एडेड है, तो बताओ इसका डायमेंशन कितना, पी के ही वजह से होगा। एन बी वी के साथ सब्सट्रैक्टेड है, तो एन बी का भी डायमेंशन वी के ही जैसा होगा। और एन का कोई डायमेंशन होता नहीं है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेना। ये भी क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंट वेज बाय विच मॉलिक्यूल्स कैन हैव द एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, रोटेशन में कुछ नहीं होता है। डायटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल में है 3, रोटेशन में है 2, इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ठीक है। अगर डायटॉमिक का हाइयर टेम्परेचर पे चले जाए, जो नहीं पूछता है हमें, तो फिर 7 होता है। तो वो क्वेश्चन में एट हाइयर टेम्परेचर जैसा वर्ड मेंशन करता है, जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से है। पॉलीएटॉमिक लीनियर में भी सेम 5, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में 6, ठीक है। ओके, वाइब्रेशन इज कंसिडर्ड ओनली एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें कहता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एन एनर्जी ऑफ हाफ kT विच इज इक्वल, चाहे वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे वो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी होता है। तो इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू एफ, देन एनर्जी हो जाएगा F/2 kT। डन है, ओके। ये सब कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज करिए। इंटरनल एनर्जी को जो यहाँ पे लिखवा करके रखा है, चाहे जितना भी ये आप स्टेप्स में जाओ, फाइनल आपको ये याद रखना चाहिए NCV इंटू टी, प्लीज। बस ये एक रिलेशन लिखने से आपका काम हो जाएगा। CV इक्वल्स टू होता ही है, CV इक्वल्स टू याद रखना है आपको FR/2 या फिर R/γ-1, प्लीज डोंट फॉरगेट इट। हाँ, चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। मोलर हीट कैपेसिटी अगर हमें निकालना है, तो CV ये रहा FR/2, CP गामा, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है, ये सब, ये टेबल सबको याद होगा, CP/CV वगैरह। अगर मान लेते हैं मिक्सचर के लिए CV निकालना है, CV इक्विवेलेंट है, ये अभी सिखाया। CP के लिए CV प्लस R कर देना है। हाँ, गामा जब भी पूछ ले तो उसके लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मेमोराइज करो। N1 प्लस N2 बाई गामा इक्विवेलेंट -1, N1 प्लस N2 बाई गामा इक्विवेलेंट -1 इक्वल टू N1 बाई गामा 1 -1 प्लस N2 बाई गामा 2 -1। इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिक्सचर का गामा और मिक्सचर का CV, प्लीज ये दोनों को मेमोराइज करो। CP तो याद हो ही जाता है, CV इक्विवेलेंट निकाल दो, प्लस R कर दो, या ये इक्वेशन लगा दो, ठीक है। चलिए इसका ये अपना PYQ भी है कि गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म से एक्सप्रेस करो, तो गामा इक्वल्स टू 1+2/f, ये गामा इक्वल्स टू CP/CV। ये सब क्वेश्चन को एक बार करना चाहिए। नाउ तो यहाँ पर आकर के अपना समाप्त होता है क्या, KTG वाला चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जितनी भी चीज़ें पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको करेंगे और फिर तब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। चलिए अब थर्मोडायनामिक्स। तो इस थर्मोडायनामिक्स क्या, स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस विच आर ऑलरेडी अकरिंग इन द यूनिवर्स और ट्राइंग टू अकर। ओके, स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हीट
इसमें इसमें जो है थर्मोडायनेमिक्स में, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में बेसिकली दो चीज़ों का स्टडी होता है, हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क बोथ आर ट्रांसफरेबल एनर्जी. हाँ, बोथ आर ट्रांसफरेबल एनर्जी. हाँ, बोथ आर प्रोसेस डिपेंडेंट. प्रोसेस चेंज होने पर हीट हो या वर्क हो, दोनों ही चेंज हो जाता है. Q इक्वल्स टू एन सी डी टी. ओके, रियलिटी में C इज नॉट कॉन्स्टेंट, C का वैल्यू वेरी करता है. बट हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत बार C को कांस्टेंट ले लेते हैं, तब ऐसे में Q इक्वल्स टू हो जाता है एन सी डेल्टा टी. ठीक है, यानी C इक्वल्स टू 1/n डी, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 1/n Q बाई डेल्टा टी. लेकिन अगर कोई पूछ ले क्या मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होता है तो बोलना है नहीं. ओके, सिमिलरली आ गया अपना वर्क इज द मैकेनिकल ट्रांसफरेबल एनर्जी. ठीक है, ये इक्वेशन काम का है जो हमें बता रहा होता है कि एरिया वर्क विल अकर ओनली व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस विल चेंज. और अगर हम लोग ग्राफ का बात करें तो वर्क डन इज व्हाट, एरिया अंडर पीवी ग्राफ. तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ में प्रोजेक्शन किधर के तब लेना है, तो प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस. ठीक है, चलो अब बात करते हैं. जैसे ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखो P है, V है. जैसे P V दिख जाए, इसके बाद इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट देख लेना है. इनिशियल पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस के तरफ फाइनल पॉइंट तक ऐसे बनाओ, फिर उसका एरिया ले लो. ऐसे ही ये जितने भी क्वेश्चन है, देखो A से B का पहले निकालो, फिर B से C का निकालो, तो B से C में टोटल नीचे वाला आ जाएगा, C से वॉल्यूम एक्सिस तक का. ठीक है, जब जब वॉल्यूम तुम्हें लगे बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने वक्त में तो वर्क डन को पॉजिटिव रखना. वॉल्यूम घट रहा होगा, जैसे BC में वॉल्यूम घट रहा है तो उसको नेगेटिव कर देना. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्लास में डिस्कस किए, प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, कर लीजिए दोबारा से. इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है. नाउ internal energy, it is total kinetic energy of gas molecules. Why it's only kinetic energy? Because potential energy of the molecules are assumed as zero, क्योंकि आइडियल गैस है. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया था ना, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी है. तो U इक्वल्स टू एन सी वी टी. तो डेल्टा U इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी. अब सी वी के बारे में भी आपको याद रखना चाहिए. सी वी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, लेकिन डेल्टा U का यही सेम एक्सप्रेशन आप किसी भी प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो. चाहे वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो तब भी यही रहेगा, आइसोबैरिक प्रोसेस हो तब भी यही रहेगा डेल्टा U. तो अगर आपको मान लो कि डेल्टा U का रेशियो ही पूछ ले इन आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आपका आंसर होना चाहिए 1:1. चाहे प्रोसेस कोई भी हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस पर तो हीट और वर्क डिपेंड करेगा ना. इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होता है. तो किसी भी प्रोसेस में ये सेम ही रहेगा इफ टेम्परेचर चेंज इज सेम. ओके, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U. आप लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, वो यहाँ पर नहीं होता है. यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U. इक्वेशन दोनों ही करेक्ट होता है, हमारा साइन कन्वेंशन थोड़ा अलग होता है. आप लोग यहाँ पर फिजिक्स का पेपर करते वक्त में वर्क डन बाय गैस को, यानी जब जब वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तब तक इसको पॉजिटिव मानना है. ठीक है, चलो इसके बाद फिर से यही क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ करिए इसको. क्वेश्चंस को जितना करेंगे उतना ही कंफर्टेबल फील करेंगे. अब ये देखो, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, वर्क डन जीरो हो जाएगा. वर्क डन जीरो जैसे हुआ तो फिर ये जो फर्स्ट लॉ इक्वेशन है Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, तो ये क्या बन जाएगा, Q इक्वल्स टू डेल्टा U. वर्क तो जीरो हो गया तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U बन गया, Q इक्वल्स टू डेल्टा U. और डेल्टा U का जो फॉर्मूला. फिर ऐसे आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, वर्क का फॉर्मूला ये हो जाएगा P डेल V यानी NR डेल्टा T. डेल्टा U तो सेम ही रहता है, Q बन जाएगा NCP डेल्टा T. दोनों को ऐड किया था हमने, है ना. इसमें ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल U बाई Q 1 बाई गामा, W बाई Q 1 माइनस 1 बाई गामा, जिसको आप गामा माइनस 1 बाई गामा भी लिख सकते. अगर आपसे मान लो डेल U बाई W ही पूछ लिया, तो डेल U बाई W यानी ऊपर और नीचे वाले को डिवाइड कर दो, तो 1 बाई गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 बाई गामा, तो ये बन जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1. तो ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी हम लोग हीट देते हैं,
इससे कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी में आता है और कुछ पोर्शन वर्क में चला जाता है। इसीलिए ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि जो गिवन हीट है, सप्लाइड हीट से इंटरनल एनर्जी में कितना गया, कितना फ्रैक्शन, हाउ व्हाट फ्रैक्शन हैज चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी। डेल यू बाई क्यू को हम लोग रीड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू बाई क्यू को रीड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, ओके। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये देखो, यहाँ स्लोप लिखा है, स्लोप इज माइनस पी बाई वी, बल्क मॉडुलस इज पी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। ठीक है, और ये जो पीवी ग्राफ है इसी को तो इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। इसमें ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, ये जैसे क्लास में करवाया एक क्वेश्चन, पॉइंट ए पर स्लोप निकालो, पॉइंट बी पर स्लोप निकालो और रेशियो लो। तो स्लोप का वैल्यू होता है ना माइनस पी बाई वी, अभी निकाला है स्लोप का वैल्यू माइनस पी बाई वी। तो यहाँ का पी देखो 2p0 है, v0 है, वो रखा, फिर बी पर भी पी वी रखा, रेशियो ले लिया। ठीक है, चलो अब इस वाले प्रोसेस में डेल्टा यू तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा यू इज 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, nRT ln v2 बाई वी1। तो इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ वाला है, तो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल यू 0 है इसमें, तो Q इक्वल टू W2 इक्वल्स टू nRT ln v2 बाई वी1, या इसी को आप P1 बाई P2 भी कह सकते हो, nRT ln P1 बाई P2, you can write it like this. Okay, now एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, ये पहला लाइन है जिसको आपको याद रखना है, हीट डज नॉट ट्रांसफर अक्रॉस द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो कोई भी फास्ट प्रोसेस जो होता है, वेरी फास्ट प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर नॉर्मली वेरी फास्ट प्रोसेस इन नेचर इज एडियाबेटिक। जैसे देखो बर्स्टिंग ऑफ बैलून है ना, फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, मूवमेंट ऑफ साउंड, दिस ऑल विल बी द केस ऑफ व्हाट, एडियाबेटिक। जैसे मान लो कि सिलेंडर ही फट गया, बर्स्टिंग ऑफ सिलेंडर, तो इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, या फिर आप ऐसे समझना है कि ये प्रोसेसेस बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, ओके, सारे एग्जांपल्स जो अभी मैंने बोला, जैसे फ्री एक्सपेंशन, बर्स्टिंग, ये दोनों कीवर्ड है जिसको आप याद रखें, बर्स्ट करना या फ्री एक्सपेंड होना। एडियाबेटिक प्रोसेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एडियाबेटिक वॉल्स और बाय मेकिंग द प्रोसेस वेरी फास्ट। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। कंप्रेशन के टाइम पे वॉल्यूम तो घटेगा लेकिन प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पीवी रिलेशन को देखो, पीवी रेस्ट पर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है होना चाहिए हमारे लिए। तो पी है, वी है, तो पी वी ग्राफ ऐसा ही बनता है। अगर इसका भी हम लोग स्लोप लें तो स्लोप इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। और इस प्रोसेस का अगर बल्क मॉडुलस को देखें तो गामा टाइम्स पी। आप लोग याद रखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस का बल्क मॉडुलस गामा पी, और एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप वैल्यू माइनस गामा पी बाई वी। ओके, सो पीवी रिलेशन इज क्लियर, ग्राफ भी हमने बना लिया। सो ऐसे टीवी रिलेशन प्लीज इसको मेमोराइज करिए, टीवी रेस्ट पर गामा -1, तो टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, तो v को राइट साइड अगर भेजोगे तो t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v रेस्ट पर गामा -1, तो t2 बाई t1, तो यहाँ v1 बाई v2 ऐसा बनेगा। प्लीज इसको लिख करके ट्राई करना है ना, p इंटू टी रेस्ट पर गामा बाई 1 माइनस गामा इज कॉन्स्टेंट, पी-टी रिलेशन। ठीक है ना, p रो रिलेशन, रो अच्छा है, जैसे p v रेस्ट पर गामा है, v को बस मास बाय डेंसिटी लिखना होता है, तो p बाय मास, तो ये p है। वॉल्यूम को मास के बारे में कुछ नहीं लिखो, यहाँ रो लिख दो, रेस्ट पर गामा हो गया, तो p बाय रो रेस्ट पर गामा। ठीक है, चलिए, इसमें हीट ट्रांसफर होता नहीं है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो n से भी डेल्टा टी है। फर्स्ट लॉ बता रहा होता है कि w और माइनस डेल्टा यू बराबर हो गया ना, क्योंकि q 0 हो गया मॉड वैल्यू, तो w इक्वल्स टू माइनस डेल यू। ये बात आपको कैसे हो रहा है, ये देखो, जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, ये बता रहा होता है कि ये जो एक्सपेंशन में वर्क हुआ है ना, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी।
आपको याद रहेगा ना, वर्क डन बाय गैस इन एक्सपेंशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। ओके, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला भी हो गया, P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन आर T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1, बल्कि आप इसको माइनस एन सी वी डेल्टा टी वी तो लिख ही सकते हो, सी वी की जगह पर आर बाई गामा माइनस 1। ये देखो ना, ये रहा ऊपर में जो रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ वर्क इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तो अगर बात हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करें किसका, एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन में आप लोग देखो, यहाँ पर एक्सपेंशन में देखो, तो एक्सपेंशन वाले जो रीजन है ना, एक्सपेंशन वाला रीजन, इसमें आइसोथर्मल में वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। और अगर यहीं पर हम लोग बात करेंगे, सपोज कर लो कॉम्प्रेशन वाला, तो कॉम्प्रेशन वाले में एडियाबेटिक वाला कर्व ज़्यादा ऊपर है, तो उसका वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पी वी रेस्ट पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना, पी वी रेस्ट पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इससे रिलेटेड हमें दो ही क्वेश्चन बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो यही है कि स्मॉलर हीट कैपेसिटी, तो सी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना ही है, इसमें कुछ नहीं है, सी वी प्लस आर बाई 1 माइनस एक्स, डन है। और दूसरा इसका ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको बता रहा होता है कि कौन से वाले प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, कहाँ होगा वर्क डन, क्या कितना ज़्यादा होगा या कम होगा। मैं इस ग्राफ को यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको। ये देखो, इसको बड़ा भी कर दे, समझिएगा इसको। तो ये जो आइसोथर्मल वाला जो कर्व है आपके सामने, इसको रेट से रखते हैं, आइसोथर्मल वाला कर्व, आइसोथर्मल वाला कर्व जिसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में टी होता है कांस्टेंट, ठीक है, आइसोथर्मल में। अगर कोई भी कर्व इससे नीचे से आया ना, ऐसे समझ आ रहा है, इसके नीचे से आया, लाइक एडियाबेटिक ही हो जाए, उस सारे प्रोसेस में टेम्परेचर घटेगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अब जैसे इसके नीचे से कब आएगा, जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर p इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो प्रोसेस है इसमें देखो v पे पावर 2 है, तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो इस प्रोसेस के एक्सपेंशन में टेम्परेचर विल डिक्रीज। चलो जैसे कि मैं मान लेता हूँ p इंटू वी रेस्ट पावर 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन ये 3/2 है, 1.5, 1 से बड़ा, इसमें भी एक्सपेंशन जब होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब अगर मान लेते हैं कि प्रोसेस कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसमें टेम्परेचर राइज कर जाएगा, इसमें x जो है वो लेस देन 1 है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं p√v इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है, तो जब जब ये एक्सपैंड करेगा तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल राइज। या फिर मान लेते हैं p इंटू वी रेस्ट पावर 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। अगर हम लोग इस तरीके से सोचें इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें भी देखो 2/3 है, तो 2/3 हो गया तो ये 1 से छोटा हो गया, तो इस प्रोसेस के भी एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। होप सो सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसका एक और भी काम कर सकते थे हम लोग वर्क डन के कंपैरिजन में। सपोज करो कि दो प्रोसेस है, p√v और दूसरा है p(v²). अभी ये दोनों प्रोसेस का अगर हमें मान लो कि कंपैरिजन आ जाए, तो यहाँ पर p है, यहाँ पर v है, ठीक है ना। तो जो पहला वाला प्रोसेस है p√v वो यहाँ है, जो p(v²) है वो यहाँ है, इसको हम लोग ये यहाँ है p(v²), और दूसरा वाला जो था पहला वाला p√v वो यहाँ है। अब बताओ ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, तो पहले वाले प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, दूसरे वाले प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा होगा। दोनों प्रोसेस में से किस में वर्क डन ज़्यादा है, तो 1 के अंदर में वर्क डन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे का एरिया ज़्यादा है। तो ऐसा, ठीक है। चलो
अब मैं बात कर रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस पर। तो साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही होता है, इसमें जो डेल्टा यू है वो कितना होता है, जीरो। डेल्टा यू कितना होता है, जीरो। तो क्यू और डब्ल्यू हमेशा सेम होते हैं। अब देखो, अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, अगर प्रोसेस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें डब्ल्यू निगेटिव है, इसमें डब्ल्यू निगेटिव है। तो इसमें देखो, एक साइक्लिक प्रोसेस में क्यू और डब्ल्यू हमेशा इक्वल होते हैं। मेरी बात समझना, क्यू और डब्ल्यू हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब डब्ल्यू निगेटिव हुआ, वर्क डन निगेटिव हुआ, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन नेगेटिव, तो हीट भी तो नेगेटिव हुआ। तो अगर हीट नेगेटिव होता है तो इसका क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में हीट हैज बीन गिवन टू द सिस्टम और हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ऑब्वियसली हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, इसमें हीट इज क्या है, रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, ओके। अभी अब जैसे कि मान लो अगला है साइक्लिक प्रोसेस में ओके, अपना ये था एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, इसमें वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव तो हीट क्यू इक्वल टू डब्ल्यू है, वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हीट पॉजिटिव आने का मतलब हो गया हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, इसमें एक चीज़ और भी देख लो, फ्री एक्सपेंशन। तो अगर कभी भी फ्री एक्सपेंशन को हम लोग क्या समझेंगे, जैसे कि एक कंटेनर है, ये बीच में एक सेपरेटर, इधर वैक्यूम है, इधर गैस मॉलिक्यूल्स है। हमने ये सेपरेटर को जो है वो सडनली पुल कर लिया, पुल्ड सडनली, तो क्या होगा कि ये गैस एक्सपेंड करेगा और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें डेल्टा यू जीरो होगा क्योंकि इसमें कोई वर्क डन नहीं है, हीट का भी कोई एक्सचेंज है नहीं, क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो। समझ में बात आ रहा है? एंड द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट ही रह जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए। ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ओवर द फर्स्ट लॉ। कि अगर कोई प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट लॉ वैलिड है तो क्या वो प्रोसेस हमेशा होगा ही, तो आंसर इज नो, इट मस्ट सेटिस्फाई द सेकेंड लॉ ऑल्सो। तो सेकेंड लॉ इज बेसिकली कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो इट स्टेट्स दैट ओनली दोज प्रोसेसेस इन द नेचर विल टेक प्लेस इन विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। एंट्रोपी जो है वो बढ़ना चाहिए, तो इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। तो फिलहाल अपने नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट के टर्म्स में समझो। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि ऐसा हीट इंजन बना पाना पॉसिबल नहीं है जिसके कि इंटायर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, ये स्टेटमेंट को बस ध्यान में रखना कि Q1 इक्वल टू डब्ल्यू, Q1 A इक्वल टू डब्ल्यू इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? दिस इज द सेकेंड लॉ ना। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा, तो W प्लस Q2। ऐसे इंजन में एफिशिएंसी वगैरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोज थिंग्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। नाउ Clausius statement is for refrigerating engine. It states that this W equals to 0, W equal to 0 is not possible. That means ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटिंग इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो लोअर टेम्परेचर जोन से हायर टेम्परेचर जोन में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के या विदाउट वर्क के ये हीट को ट्रांसफर करे। लो से हाई टेम्परेचर में हीट को अपने आप ट्रांसफर करे, ऐसा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट वर्क, है ना। तो यही ये लॉ है। चलिए, क्लियर हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर रिवीजन फॉर थर्मोडायनामिक्स। होप्स आप लोगों को सब का सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपके नोट्स का ही हेल्प लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधा सीधा नोट्स रखते जाओ, सामने देखो, एक बार देख लो और बस बात खत्म करो, क्वेश्चंस लगाओ। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट, सो मेनी कॉन्फिडेंस, दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गेन। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। कुछ दिक्कत होता है तो आके